वे दोनों उस वक्त यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे हुए थे। समीरा गुस्से से उसे घूर रही थी। आखिर तुम कब अपने पापा से बात करोगे? मेरे माँ बाप मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो उन्हें बता दूँ, वो मेरी शादी करवा देंगे, वरना अपनी मर्जी के इंसान से मेरी शादी कर देंगे। प्लीज़ जल्दी से बात करो। वो काफ़ी गुस्से में थी। कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। कसम से गुस्सा करती हुई बहुत हसीन लगती हो, वो दिलकश लहजे में बोला तो समीरा उसके कंधे पर हल्का सा मुक्का मार कर रह गई। यहाँ तुम अपनी फालतू की तारीफें करते रहो और वहाँ मेरा बाप मेरी शादी किसी और से कर देगा। वो बहुत गंभीर थी तो कार्तिक भी गंभीर हो गया। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं आज ही जाकर डैड से बात करता हूँ और बहुत जल्दी तुम्हें अपनी बीवी बनाकर हवेली ले जाऊँगा। उसकी बात सुनकर समीरा को थोड़ा हौसला हुआ। भगवान के लिए अब बात कर भी लेना, ये ना हो कि हर बार की तरह तुम्हारे डैड तुम्हारे ऊपर अपना हुक्म चलाएं और तुम उनके सामने भीगी बिल्ली बन जाओ। वो तंज कर रही थी तो कार्तिक की मुस्कान सिमट गई। उसे बिल्कुल भी समीरा का ये ताना अच्छा नहीं लगा। समीरा ने देखा कि कार्तिक के चेहरे का रंग बदला तो तुरंत उसके चेहरे की मुस्कुराहट नरम पड़ गई। अच्छा, मेरी बात पर गुस्सा मत करना, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मोहब्बत से बोली तो कार्तिक भी तुरंत नॉर्मल हो गया। कुछ देर वो और बातें करते रहे, फिर वो उठा तो समीरा भी उसके साथ खड़ी हो गई। अच्छा, मुझे आज घर छोड़ दो, उसका हाथ पकड़कर उसने बहुत बेफिक्री से कहा तो कार्तिक के तने हुए दिमाग की नसें एकदम ढीली पड़ गईं। अच्छा ठीक है, चलो। वो मुस्कुराया तो समीरा के चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई। वो सुकून में आ गई थी। कार्तिक शाह उसकी जुल्फों का ऐसा कैदी था कि उसके चेहरे की मुस्कान के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। और वो जानती थी कि कार्तिक उससे कितनी मोहब्बत करता है कि उसकी हर तीखी मीठी बात बर्दाश्त कर लेता था। इसीलिए वो उसे गुस्से में बहुत कुछ कह भी देती और फिर तुरंत माफ़ी भी मांग लेती और वो भी फिर सुकून से भर जाता। दोनों चलते हुए पार्किंग तक आए, फिर वो उसके साथ उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। उसे पता था कि ये हक भी सिर्फ कार्तिक शाह ने समीरा को दिया है। कार्तिक शाह इस यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम और खूबसूरत नौजवान था। वो यहाँ पर एमफिल में पढ़ रहा था। उसकी गहरी नीली आंखें और उसका हुस्न ऐसा था कि हर लड़की उससे दोस्ती करने को बेकरार रहती थी। लेकिन कार्तिक ने आज तक किसी पर ध्यान नहीं दिया था। न जाने समीरा में ऐसा क्या था कि वो उसके आगे पीछे ही घूमने लगा था। कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती हो गई क्योंकि समीरा काफ़ी डिसेंट लड़की थी। वो एक मिडिल क्लास मगर सभ्य परिवार से थी, न बहुत गरीब न बहुत मिडिल क्लास, लेकिन बहुत हाई क्लास भी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक शाह शहर के करीबी गांव का इकलौता वारिस था। वो वहां के सरदार का इकलौता बेटा, इसीलिए उसके अंदर रौब और घमंड कूट कूट कर भरा था। साथ ही बहुत जिद्दी भी था। लेकिन समीरा के सामने उसकी सारी अकड़ और सारी अना धरी की धरी रह जाती। समीरा उसके दिल में ऐसे बस चुकी थी कि उसे अब समीरा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। लड़कियां हैरान रहती कि आखिर वो समीरा के लिए इतना जुनूनी कैसे हो सकता है। समीरा खूबसूरत थी, डिसेंट थी, लेकिन फिर भी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां यूनिवर्सिटी में मौजूद थीं। न जाने क्यों कार्तिक को हर लिहाज से वही पसंद थी और वो उससे शादी भी करना चाहता था। लेकिन उनकी शादी होना तय भी थी या नहीं, ये तो वक्त ही बता सकता था। उसने समीरा को उसके घर के बाहर ड्रॉप किया। वो उसे बाय कहती हुई अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। कार्तिक भी मुस्कुराता हुआ गाड़ी को गांव की तरफ दौड़ा रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद उसकी गाड़ी गांव की हद में दाखिल हुई। जैसे ही गाड़ी शाह हवेली के बाहर रुकी, गार्ड भागते हुए आए और दरवाज़ा खोला तो गाड़ी अंदर चली गई। वो एक बेहद खूबसूरत लाल स्तंभों वाली हवेली थी जो दूर से ही अपनी मिसाल आप थी। उसका बहुत बड़ा गार्डन था, एक तरफ जिम, एक तरफ स्विमिंग पूल और दूसरी ओर एक शानदार पोर्च बना था जहां सारी गाड़ियां पार्क की जाती थीं। वो कार को पोर्च में पार्क करके नीचे उतरा। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि कोई भी उसका दीवाना हुए बिना रह नहीं सकता था। काली शर्ट जिसके बाजू हल्के से फोल्ड थे और उसके मजबूत मसल से चिपकी हुई लग रही थी, उसके साथ ग्रे पैंट और 6 फुट से ऊपर निकलता हुआ कद। वो जहाँ से भी गुजरता हर कोई, चाहे नौकर ही क्यों ना हो, उसके हुस्न और रौब से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। वो हवेली में दाखिल हुआ तो आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो तय कर चुका था वो अपने डैड से बात करेगा। उसे समीरा से शादी करनी थी। वो नहीं चाहता था कि समीरा के माँ बाप उसकी शादी कहीं और कर दें। जैसे ही वो लॉन्च में दाखिल हुआ, उसने सामने चांदनी को देखा जो एक नौकरानी के सिर पर खड़ी उसे काम करने का तरीका बता रही थी
और कार्तिक शाह के चेहरे के भाव एकदम से बिगड़ गए। जिस दिन वो चांदनी की शक्ल देख लेता उसका पूरा दिन खराब गुजरता था, इसलिए उसे चांदनी बेहद नापसंद थी। वो उसके माँ के दोस्त की बेटी थी, बहुत छोटी थी जब उसके माता पिता चल बसे। उसे कार्तिक की माँ ने ही संभाला था। 20 साल की चांदनी गांव की एक बिल्कुल साधारण सीधी सादी लड़की। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। 10वीं क्लास के बाद ही उसे पढ़ाया नहीं गया था, क्योंकि उस गांव के सरदार यानी कि कार्तिक के पापा रंजीत जी की सोच थी कि बेटियां सिर्फ घर गृहस्थी के लिए बनी हैं, इसलिए उन्हें पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता था। जहां कार्तिक अपने पिता का इकलौता बेटा था, वहीं चांदनी भी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। कार्तिक की माँ ने उसे बहुत प्यार से पाला था। चांदनी दिल से बहुत अच्छी थी, लेकिन कार्तिक को वो जरा भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वो हर समय गांव की अनपढ़ और भोली लड़कियों के जैसा ही हुलिया बनाए घूमती। हमेशा कुर्ती सलवार पहने, गले में दुपट्टा डाले, अपने लंबे बालों की चोटी बनाए रखती। कभी वो रसोई में काम करती दिखती तो कभी नौकरों के सर पर खड़ी होकर उनसे काम करवा रही होती, उन्हें सफाई करने का तरीका सिखाती। और जिस दिन कार्तिक उसे देख लेता उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता, इसलिए उसे चांदनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। ना उसे बात करने की कॉन्फिडेंस थी और ना ही पहनने ओढ़ने का ढंग। वो बस एक दब्बू सी लड़की थी। उसके चेहरे के हाव भाव बिगड़े रहते थे। कार्तिक बहुत मुश्किल से अपनी नज़रें चांदनी से हटाता हुआ डैड के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर दाखिल हुआ तो उसके डैड सामने ही सोफे पर बैठकर किसी किताब को पढ़ने में बिजी थे। अरे कार्तिक बेटे, आओ अंदर। वो दरवाजे में ही खड़ा था तो उसके डैड ने मुस्कुराकर उसे अंदर आने का इशारा किया। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और डैड के साथ ही दूसरे सोफे पर बैठ गया। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी डैड। उसने तुरंत ही बात शुरू की। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है। डैड ने किताब बंद की और पूरा ध्यान अपने बेटे कार्तिक शाह की तरफ लगा दिया। डैड, असल में मैं चाहता हूँ कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। वो मुस्कुराकर बोला तो रंजीत जी के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। वो रंजीत शाह का इकलौता बेटा था। क्यों नहीं बेटा, ज़रूर। मैं तो खुद तुमसे ये बात करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे मूड और तुम्हारी तबीयत देखकर कह नहीं पाया। मेरा बस चले तो मैं चांदनी को तुरंत अपनी बहू बना लूं। उनकी बात सुनते ही कार्तिक के सिर पर जैसे आसमान टूटा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके डैड चांदनी की बात कर रहे हैं। डैड, आपकी तबीयत तो ठीक है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उस चांदनी से शादी कभी नहीं करूँगा। वो अचानक गुस्से में आ गया और रंजीत जी ने अविश्वास से कार्तिक का ये रूप देखा। तुम होश में तो हो? अरे हीरा है हीरा, तुम्हें ऐसी लड़की दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और तुम जानते हो ना कि हमारे ख़ानदान में शादी गैर बिरादरी भी नहीं होती। वो लड़की हमारी बिरादरी की है। फिर सबसे बड़ी बात, बचपन से इसी घर में पली बड़ी है और तुम्हारे जोड़ की सिर्फ चांदनी है। उसके अलावा मुझे कोई और लड़की पसंद नहीं। फैसला हो चुका है, तुम्हारी शादी चांदनी से ही होगी। रंजीत जी जैसे उसकी सुनने के मूड में नहीं थे और कार्तिक शाह को महसूस हो रहा था जैसे उसके सिर पर लगातार आसमान टूट रहा हो। उसने अविश्वास से अपने पिता को देखा। डैड, आपको क्या हो गया है? ये मेरी ज़िंदगी है और इसका फैसला मैं करूँगा कि मुझे किस औरत के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना है और किसके साथ नहीं। और वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर उसमें ऐसा क्या है? न पहनने ओढ़ने का ढंग, न बात करने की तमीज़। और पढ़ाई? उसे स्कूल या कॉलेज की शक्ल तक नहीं देखी। उसे क्या पता कि किसी से बात कैसे करते हैं। अगर मैं उसे अपने साथ कहीं ले भी जाऊं तो वहां जाकर वो मेरी इंसल्ट करवा देगी। और आप कह रहे हैं कि मैं सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारूं, एक अनपढ़ और जाहिल लड़की के साथ? मैं मर जाऊंगा लेकिन उस जैसी दब्बू लड़की से शादी नहीं करूंगा। कार्तिक शाह के लहजे में चांदनी के लिए सिर्फ नफरत थी। और वो जो दरवाजे पर खड़ी रंजीत शाह के लिए चाय का कप लेकर आई थी, वो वहीं पत्थर सी रह गई। उसे यकीन नहीं आया कि कार्तिक शाह उससे इतनी नफरत करता है। वो तो सालों से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, लेकिन उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो कार्तिक शाह के काबिल नहीं। कार्तिक तो उसे इतना घटिया और गिरा हुआ समझता था। उसने एक नज़र खुद को सर से पांव तक देखा। वो इतनी बुरी तो नहीं थी जितनी बुरी कार्तिक ने उसे बना दिया था। चांदनी, रंजीत जी ने उसे देखा जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और कार्तिक को फिर से गुस्सा आया था। क्या है डैड, आपकी जबान पर हर वक्त चांदनी चांदनी क्यों चढ़ी रहती है? उसे खबर नहीं थी कि उसके पीछे ही चांदनी खड़ी है। चांदनी ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और आगे बढ़कर चाय का कप रंजीत जी के सामने रख दिया। वो, मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी।
लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप लोग ज़रूरी बात कर रहे हैं, वरना मैं कभी ना आती। वो तुरंत वहाँ से बाहर चली गई और कार्तिक वहीं बैठा रह गया। कुछ देर के बाद उसके सन पड़े जिस्म में हरकत हुई। चांदनी के इस व्यवहार ने उसे और भी गुस्सा दिलाया। देख रहे हैं ना आप, कितनी बदतमीज है। उसे इतना भी नहीं पता कि किसी के कमरे में आने से पहले दरवाज़ा खटखटाया जाता है, ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं आया जाता। चांदनी जो कमरे से बाहर निकल रही थी, आखिरी बात उसके कानों में पड़ चुकी थी। वो जबरदस्ती कड़वे घूंट निगलती हुई किचन में आकर गायब हो गई। रंजीत शाह ने बेहद गुस्से से कार्तिक को देखा। जब तुम्हें किसी बात का पता ना हो तो उसके बारे में बदतमीजी भी नहीं करनी चाहिए। वो मेरे कमरे में हमेशा दरवाज़ा खटखटा कर ही आती है। 2 दिन पहले मैंने ही उसे कहा था कि बिना खटखटाए आ जाया करे। आखिर मेरी बेटी को मेरे कमरे में आने से पहले इजाज़त की क्या ज़रूरत है। उसने इस बात पर सिर हिलाया था। वो मेरी बात मानती है, वरना उसे हर चीज़ की तमीज है। रंजीत शाह के लहजे में गुस्सा था, जिससे कि कार्तिक चुप हो गया। और क्या कह रहे थे तुम कि तुम चांदनी से शादी नहीं करोगे? तो एक बात सुन लो, तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ चांदनी से होगी। अगर तुम किसी और से शादी करना चाहते हो तो मेरी मौत का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर मुझे अपने हाथों से मार दो, क्योंकि मेरी आंखों के सामने और मेरे जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। हमारे खानदान की बहू सिर्फ चांदनी बनेगी। रंजीत जी के लहजे में इस बार इतना गुस्सा और कड़ाई थी कि कार्तिक के तन बदन में आग लग गई। लेकिन उसने कुछ कहने की कोशिश की, जब वो कठोरता से उसकी बात काट गए। मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे अगर अपनी पसंद की औरत इस घर में लाने की कोशिश भी की तो। उन्हें समझ आ गया था कि कार्तिक किसी को पसंद करता है। कार्तिक चुपचाप उठा और कमरे से बाहर निकल गया। एक बार फिर उसने चांदनी का चेहरा देख लिया था और उसका आज का पूरा दिन तबाह हो चुका था, बल्कि पूरी जिंदगी ही बर्बाद होने जा रही थी। वो मरकर भी उसे शादी नहीं कर सकता था। वो कमरे में चक्कर काटते हुए बेबसी से इसी बारे में सोच रहा था कि वो क्या कर सकता है। पूरे 2 घंटे के बाद सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ओह डियर चांदनी, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह की है। जब जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपनी खुशियों पर एक गिरहन नजर आती हो। अब तुम्हारे साथ कुछ बड़ा करने का समय है। वो तय कर चुका था कि उसे क्या करना है और अब उसे बस उस पर काम करना था। अगले दिन वो दोनों यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में मौजूद थे और समीरा के चेहरे पर सारा खून उतर गया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम उस लड़की से कैसे शादी कर सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे। समीरा की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर फिसलने लगे। तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मर्द तो 2 शादियां भी कर सकता है। कार्तिक के लहजे में एक अजीब सा सुकून था। इसे महसूस करते हुए समीरा को हैरानी हुई, गुस्सा भी आया और बहुत गहरी तकलीफ भी हुई। ये तुम क्या कह रहे हो? वो हक जो तुम मुझे देने वाले थे वो किसी और को दोगे? तुमने कहा था कि मिसेज कार्तिक शाह सिर्फ मैं बनूंगी, और अब तुम किसी और को अपनी बीवी बना रहे हो। कल को तुम ये भी कहोगे कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई, तो मैं क्या करूंगी? समीरा बेबसी से चिल्लाई। लेकिन कार्तिक बिल्कुल शांत रहा। फिक्र मत करो, तुम्हें किसने कहा कि मैं उसे बीवी होने का हक दूंगा? उसे तो बस शादी के बाद अपनी कैद में रखना है। उसका जीना हराम कर दूंगा। ऐसा समझ लो कि उससे शादी करने के बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा। कुछ भी करने के लिए उसे शहर लेकर आऊँगा और फिर हम दोनों शादी करेंगे, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से बिताएंगे और वो एक अलग घर में चाहे जैसे अपनी ज़िंदगी गुजारती रहे। उसी की वजह से हर बार डैड मुझ पर अपना हुक्म चलाते हैं। एक बार वो मेरी मुट्ठी में आ जाए, मैं उसका ऐसा हाल करूँगा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी। कार्तिक की आंखों में बदले की आग थी और समीरा अचानक चुप हो गई। काफ़ी देर के बाद बोली, ठीक है, अगर हमारी शादी का यही रास्ता है तो मुझे मंजूर है, लेकिन वादा करो तुम उसके करीब नहीं जाओगे। उसने उंगली उठाकर चेतावनी दी तो कार्तिक की आंखें मुस्कुराईं। ओ कम ऑन समीरा, तुम्हें लगता है कि मेरा टेस्ट इतना घटिया है? मुझे वो लड़की एक आंख नहीं भाती, उसे देखना तो दूर, मैं तो उसके बारे में सोचूं भी नहीं, और तुम इतनी दूर की सोच रही हो। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कार्तिक शाह की संगत के वो खूबसूरत पल सिर्फ तुम्हें मिलेंगे। समीरा का हाथ पकड़कर वो उसे पूरा यकीन दिला रहा था और समीरा को भी थोड़ी राहत महसूस हुई। रंजीत जी उसके विवाह की तैयारियां कर रहे थे और वो एकदम चुप हो गया था। उस दिन के बाद से उसने पापा के सामने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं की थी, और वो चुप क्यों था ये चांदनी की समझ से बाहर था। लेकिन पापा ने उन दोनों को ये बात समझा दी थी, बल्कि ये कहा जाए कि अपना हुक्म सुना दिया था तो ज़्यादा बेहतर होगा,
कि इसी शुक्रवार को तुम दोनों का विवाह है और मैं किसी तरह का कोई तमाशा नहीं चाहता। चांदनी तो तुरंत रंजीत जी की बात पर सिर झुका गई थी, लेकिन कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। वो बिल्कुल चुप रहा। दिन एक के बाद एक बीतते जा रहे थे। समीरा रोज उससे झगड़ती और वो रोज समीरा का गुस्सा सह रहा था, क्योंकि उसका दिमाग इस समय चांदनी से बदला लेने में लगा हुआ था। उसे हर हाल में चांदनी से अपनी तकलीफों का बदला लेना था। उसके पापा हर बार यही करते थे। चांदनी की वजह से उसकी बात को नज़रअंदाज कर देते थे। शादी का दिन करीब आ रहा था और चांदनी के दिल की हालत बिगड़ती जा रही थी। दिल चाहता था कि वो उसकी हो जाए, लेकिन दिमाग कहता था कि तुम उसके काबिल नहीं हो, उससे दूर रहो तो बेहतर है। लेकिन वो क्या करती? ये मोहब्बत थी या ये कहे कि बचपन का प्यार, तो ज़्यादा ठीक होगा। उन दोनों के बीच कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। वो कार्तिक को देखकर हमेशा एक तरफ हो जाती। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि कार्तिक से बात भी कर सके। कार्तिक ने भी कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। वो उसे इतनी बुरी लगती थी कि उसे जी भरकर देखता भी नहीं था, तो बात करना तो बहुत दूर की बात थी। उसे अस्पताल से फ़ोन आया और वो आनन फानन में अस्पताल भागता हुआ पहुंचा। वो आईसीयू में दाखिल थी और कार्तिक के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो सामने ही समीरा बेड पर पड़ी थी। उसने अपनी कलाई काटने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि बच गई थी। कार्तिक अविश्वास से उसके पास भागता हुआ पहुंचा। वो आधी खुली आंखों से आसपास का मंजर देख रही थी और कार्तिक की आंखों में गुस्से और जुनून की एक अनंत पीड़ा थी। पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? पागल हो गई थी क्या? वो गुस्से में चीखा और समीरा ने भीगी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। तो मैं क्या करूं कार्तिक? मैंने लाख खुद को समझाया, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें किसी और का होता देखूं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम किसी और के हो रहे हो। मैंने सारी ज़िंदगी सिर्फ तुमसे प्यार किया है कार्तिक। मैं मर जाऊंगी। भगवान के लिए ये शादी मत करना। वो बेबसी से कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी और कार्तिक लाचार होकर उसके पास स्टूल खींचकर बैठ गया। तुम ये बात मुझे वैसे भी बता सकती थी। इस सब के लिए खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो उसके बाल चेहरे से हटाते हुए उसका गाल प्यार से छूते हुए कह रहा था, और समीरा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तुम नहीं समझोगे, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें किसी और औरत के साथ बांट नहीं सकती। वो टूटे हुए मन से बोली। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, कार्तिक की उंगली समीरा के होठों पर आ चुकी थी। खबरदार, अगर एक शब्द भी कहा। मैं तुम्हें कह चुका हूं ना कि मैं उस लड़की चांदनी को जी भरकर देखूंगा भी नहीं, बल्कि हमारे एक होने का वो एक जरिया है। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? कार्तिक ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन समीरा उसकी बात सुनने के मूड में नहीं थी। बस, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें शादी से अभी इसी वक्त मना कर दो, वरना मैं बता रही हूँ इस बार तो बच गई हूँ, लेकिन मैं अपनी जान लेने की कोशिश बार बार करूँगी। या तो इस शादी से मना कर दो या फिर मेरी लाश उठाने के लिए तैयार हो जाओ। उसने इस बार गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। समीरा, कार्तिक ने थरथराते हुए उसे पुकारा। उसके लहजे में बहुत अधिक बर्दाश्त और गुस्सा था। खबरदार, अगर फिर से मरने की बात की तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। उसने गुस्से में समीरा के दोनों कंधों को पकड़कर हल्का सा झटका दिया और समीरा एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ी। तो मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। मैं तुम्हें किसी और औरत के साथ नहीं बांट सकती। उसके रोने से कार्तिक का दिल धड़कने से इनकार कर रहा था। वो समीरा को तकलीफ में नहीं देख सकता था। अच्छा ठीक है मेरी जान, तुम रो मत। मैं आज ही जाकर डैड से बात करता हूँ। उसने बड़ी मुश्किल से समीरा को संभाला। वो लगातार रो रही थी। उसने हिम्मत देते हुए वो वापस हवेली आया। आज उनकी मेहंदी थी। वो सीधे डैड के कमरे में आया, जहाँ वो किसी नौकर को कुछ समझा रहे थे। कार्तिक को देखकर नौकर को तुरंत जाने को कहा और कार्तिक की ओर ध्यान दिया। अरे कार्तिक बेटा, आज तुम्हारी मेहंदी है और तुम कहाँ गाए फिर रहे हो? रंजीत जी मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन कार्तिक का चेहरा और उस पर छाई गंभीरता देखकर उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हुआ। डैड, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। भगवान के लिए आप इस शादी को रोक दें। उसके बाद सुनते ही रंजीत जी के शरीर में जैसे आग सी लग गई हो। उन्होंने घूरती आंखों से कार्तिक को देखा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कल तुम्हारा विवाह है और तुम कह रहे हो कि मैं इसे रोक दूं? पूरी हवेली इस समय मेहमानों से भरी पड़ी है और तुम इस विवाह को रोकने की बात कर रहे हो? रंजीत जी ने अपना गुस्सा संयमित रखते हुए कहा। कार्तिक का गुस्सा भी उमड़ आया। बस डैड, मैं कह चुका हूँ कि मैं चांदनी से शादी नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पूरा परिवार क्या सोचता है।
ये मेरी जिंदगी है और मुझे अधिकार है तय करने का कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। वो सारे पैमाने तोड़ते हुए गुस्से में चिल्लाया तो रंजीत जी का हाथ अपने दिल पर गया और अगले ही पल उन्होंने अपना हाथ उठाया और कार्तिक के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। आज तो ये बात तुमने कह दी, लेकिन आगे से ये बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अगली बार ऐसी बात जबान पर लाए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से अलग कर दूंगा। अगर मुझे जिंदा देखना है तो कल चुपचाप शादी कर लेना, वरना कल इस हवेली से मेरा शव उठते देखना। डैड क्या कह रहे हैं? डैड क्या कह रहे थे वो तो उसने कुछ सुना ही नहीं था। वो तो अपने गाल पर हाथ रखे अब तक विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। उसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके डैड ने सिर्फ चांदनी की वजह से उस पर हाथ उठाया। चांदनी से हुई नफरत और भी बढ़ गई थी। उसका दिल चाहता था कि चांदनी सामने आए और वो उसे जान से मार दे। वो बिना कुछ कहे गुस्से से उनके कमरे से बाहर निकल गया और फिर हवेली से ही बाहर चला गया। वो वापस अस्पताल चला गया और समीरा बेबसी से उसे देखती रही। क्या तुम्हारे डैड ने तुम पर हाथ उठाया? वो अब तक विश्वास नहीं कर पा रही थी और उसके लाल होते चेहरे को देख रही थी। फिर समीरा ने उसके गाल को प्यार से छुआ। अब तुम क्या करोगे कार्तिक? वो बेबसी से पूछ रही थी। जानती थी कि कार्तिक कभी भी अपने पिता को मरते हुए नहीं देख पाएगा, क्योंकि कार्तिक के लिए उनकी पूरी हस्ती, उसकी ज़िंदगी उसके बाप ही थे। मैं मजबूर हूँ समीरा, मुझे इस शादी के लिए मजबूर कर दिया गया है। आज पहली बार कार्तिक के लहजे में नमी और हार झलक रही थी और समीरा के दिल को कुछ हुआ। तुम एक काम करो। ठीक है कार्तिक, तुम अपने पापा की बात मान लो, लेकिन तुम शादी करने के बाद तुरंत मेरे पास आ जाना। प्लीज़ वहाँ मत रुकना। वो जैसे खुद से लड़ती जंग लड़ते लड़ते हार गई थी। कार्तिक ने चेहरा उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में अनिश्चितता थी। हाँ, तुम वापस मेरे पास आ जाना। हम दोनों यहीं सारी रात बैठकर बातें करेंगे, लेकिन तुम वापस नहीं जाओगे। वो उसके सामने अपना हाथ फैला गई और कार्तिक ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा और दूसरी नज़र उसके हाथ पर डाली। वादा करो तुम मेरे पास आओगे और वहाँ एक मिनट भी नहीं रुकोगे। वो अपने शब्दों पर जोर देती हुई कार्तिक से वादा मांग रही थी। कार्तिक ने भी उसके हाथ पर हाथ रखकर वादा कर दिया। कुछ देर उसके पास बैठने के बाद वो अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गया। वो रात के बाद हवेली में लौटा। जब सब अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए जा चुके थे, वो सीधे अपने कमरे में चला गया। उस समय वो किसी से भी बात करना नहीं चाहता था। मूड बेहद ख़राब था। हवेली पर एक नई सुबह उतर चुकी थी। अगला दिन शुरू हो गया था और आज चांदनी हमेशा हमेशा के लिए कार्तिक शाह की पत्नी बनने वाली थी। उसे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके बरसों की चाहत और ख्वाहिशें यूं पूरी होने वाली हैं। जहां उसका दिल खुश था, वहीं दिमाग भी बहुत परेशान था। उसका दिमाग तो बस कार्तिक शाह के व्यवहार में कहीं अटक गया था। उसके दिमाग में आज भी कार्तिक की वही बातें गूंज रही थीं जो उसने कहा था कि वो चांदनी से कितनी नफरत करता है। उसके लिए भी ये दिन खुशियों जैसा होता, क्योंकि इस दिन के लिए लड़की न जाने कितने अनगिनत सपने सजाती है। लेकिन चांदनी नहीं जानती थी कि उसका कोई भी सपना पूरा होगा भी या नहीं। कुछ ही देर में चांदनी कार्तिक शाह की बीवी बन गई थी और उसे कार्तिक शाह के कमरे में बिठा दिया गया। वो बेबसी से इस कमरे को देख रही थी। उसकी बरसों से इस कमरे में दुल्हन बनकर आने की ख्वाहिश थी। ख्वाहिश तो पूरी हो गई थी, कमरा भी उसे मिल गया था। लेकिन क्या वो कार्तिक शाह को हासिल कर पाएगी? उसे इन बेकार चीज़ों या पैसों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस वो व्यक्ति चाहिए था। लेकिन वो तो चांदनी से नफरत करता था। वो कैसे उसका हो सकता था? बस चांदनी ये सोच कर रह गई। शादी के तुरंत बाद वो बहाने से हवेली से बाहर निकल गया और सीधा समीरा के पास गया। उसे देखकर समीरा जैसे खिल उठी। वो सारी रात उसके पास अस्पताल में ही बैठा रहा, उससे बातें करता रहा। समीरा शांत थी, मगर वहीं दूसरी ओर हवेली में बैठी चांदनी बेचैन थी। वो सारी रात बैठी कार्तिक का इंतजार करती रही, लेकिन वो कमरे में नहीं आया। वो बैठ के सिरे से टेक लगाए दुल्हन के कपड़ों में बैठी थी। रात के 12 बजे के बाद उसकी आंखें नींद से बंद होने लगीं। वो अपनी आंखें और नहीं खोल पा रही थी, इसीलिए सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो 6 बज चुके थे। कमरे में कोई भी नहीं था। वो सारी रात बीत जाने के बाद भी नहीं आया था। चांदनी के दिल को कुछ हुआ। उसके लिए चांदनी कुछ भी नहीं थी। उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू गिर गए। वो अपना लहंगा संभालते हुए बिस्तर से उठी और अगले आधे घंटे के बाद साधारण कपड़ों में कमरे से बाहर निकल आई। उसे आज कार्तिक के बिना इस तरह कमरे से बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन वो सारा दिन कार्तिक का इंतजार करते हुए
कमरे में बंद नहीं रह सकती थी। वो नीचे आई तो बड़े नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। रंजीत जी की पत्नी नीमा जी तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ती हुई उठी और चांदनी को अपने पास बिठा लिया। कैसी है मेरी बेटी? उन्होंने बहुत प्यार से पूछा तो चांदनी के गले में आंसुओं का गोला सा अटक गया। ठीक हूँ, लेकिन उनकी नज़रें उसके चारों ओर घूम रही थीं, क्योंकि उसके साथ वो नहीं था। ये तुम्हारा पति कहाँ है? नीमा जी ने सख्ती से पूछा। उन्हें कोई काम था इसलिए सुबह सुबह चले गए, उसने तुरंत बहाना बना दिया। और वो जो लॉन्ज में प्रवेश कर रहा था, चांदनी की आखिरी बात सुन चुका था। वो डाइनिंग टेबल तक आया। यहाँ पर केवल उस समय कार्तिक के माँ बाप और चांदनी खड़े थे। रंजीत शाह अपनी कुर्सी से उठे और कार्तिक के सामने आकर खड़े हुए। फिर उनका हाथ उठा और कार्तिक के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा। सारी दुनिया जैसे ठहर गई थी। उन दोनों के हाथ अपने अपने मुंह तक गए थे और कार्तिक के सिर पर ऐसा लगा जैसे आसमान टूटकर गिर पड़ा हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी कुछ घंटे की पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी लड़की के पास अस्पताल में मौजूद होने पर। पहली बार रंजीत शाह ने कार्तिक से इतने गुस्से में बात की थी और कार्तिक बेहद अविश्वास से उन्हें देख रहा था कि उन्हें ये सब कैसे पता चला। अगर आज के बाद तुम उस लड़की के साथ नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर हमेशा के लिए निकल जाओ मेरी हवेली से और तुम्हारा मेरी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं। वो गुस्से में गरजते हुए अपने कमरे में चले गए। उन्होंने कल रात ही कार्तिक के पीछे अपने कुछ लोग लगा दिए थे, जो उन्हें कार्तिक के हर पल की खबर दे रहे थे। उन्हें पहले ही शक था कि कार्तिक किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है। नीमा जी और चांदनी ने बेबस होकर कार्तिक की ओर देखा, जो गुस्से में सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में जा रहा था। जाओ बेटा, उसके लिए नाश्ता कमरे में ले आओ। नीमा जी की बात पर चांदनी के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मैं कैसे मम्मी जी? वो बेहद परेशान थी। अरे क्या मतलब कैसे? तुम उसकी पत्नी हो, अगर इसी तरह उससे कतराती रहोगी तो फिर तुम दोनों के बीच सारे मसले ठीक कैसे होंगे? जाओ शाबाश। नीमा ने तुरंत खाने की ट्रे बनाते हुए वो ट्रे चांदनी के हाथ में थमाई और जल्दी से चांदनी का हाथ पकड़कर सीढ़ियों तक आई। चलो जाओ शाबाश। वो जबरदस्ती उसे ट्रे पकड़ाकर ऊपर भेजने लगी और वो मरती क्या न करती। ट्रे पकड़े अब वो ऊपर जा रही थी। वो धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खुलकर अंदर घुसी। कार्तिक शाह गुस्से में कमरे में चक्कर काट रहा था। चांदनी डरते डरते कमरे में प्रवेश करी और आंखें मूंदकर जल्दी से अंदर आई और तुरंत सोफे तक पहुंची। ट्रे वहीं रखी और डरते डरते कार्तिक को बात करने का सोचा। आप नाश्ता कर लें। उसके डर से कांपती आवाज ने कार्तिक को झकझोर दिया। एक नज़र उसे देखा और अगले ही पल उसके पास पहुंच गया। वो गुस्से से भरी नज़रों से चांदनी को घूर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस लड़की की जान ले ले। फिर जब अपने आप पर काबू खत्म हुआ तो उसने हाथ उठाया और चांदनी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। चांदनी जो इसके लिए तैयार नहीं थी, उसने बहुत मुश्किल से अपना चकराता हुआ सिर संभाला। उसका हाथ इतना भारी था कि चांदनी के मुंह में खून का स्वाद घुल गया। वो बेबसी से सीधी होकर खड़ी हुई तो अगले ही पल कार्तिक ने उसका मुंह दबोच लिया। मैं जानता हूँ मेरे पिता के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर तुमने भरा है। एक बात का ध्यान रखना, मेरी बात अपने इस दिमाग में फिट कर लो। तुम मेरे लिए कोई भी हैसियत नहीं रखती। मैं तुमसे नफरत करता हूँ और तुम ये सोचती हो कि मेरी पत्नी बनकर मेरे सिर पर एहसान किया है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। तुम्हें पत्नी का अधिकार देना तो बहुत दूर की बात है। तुम सारी जिंदगी इस कमरे में कोने में पड़ी तड़पती से सकती रहोगी, लेकिन तुम्हें कभी भी कार्तिक शाह नहीं मिलेगा। वो उसके कानों में जहर उड़ेलते हुए अगले ही पल चांदनी का मुंह छोड़कर उसे बेड पर धक्का देते हुए वॉशरूम में घुस गया और चांदनी बेबसी से उसके शब्दों को समझने की कोशिश करने लगी। फिर वो चेहरे पर दोनों हाथ रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो तो पहले ही समझ चुकी थी कि कार्तिक की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं होगी, लेकिन वो उससे इतनी नफरत करता है इसका उसे अंदाजा नहीं था। वो रोज रात को गायब हो जाता और फिर अगली सुबह ही हवेली लौटता। अब तो ये रोज होने लगा था। चांदनी उसके कमरे में सचमुच किसी बेकार सामान की तरह एक कोने में पड़ी रहती। वो कमरे में आता भी तो उससे बात नहीं करता था। चांदनी खामोशी से उसके आने के बाद कमरे से निकलकर अपने दूसरे कमरे में चली जाती थी। रंजीत जी और नीमा जी चांदनी की हालत जानते थे और सब देख रहे थे। रंजीत जी ने एक बार चांदनी से बात करने की कोशिश की तो चांदनी ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ पापा जी, मैं नहीं चाहती कि आप उनसे कोई बात करें। उन्हें इस रिश्ते को समझने के लिए थोड़ा वक्त दें तो बेहतर होगा। और चांदनी की बात पर वो एकदम से खामोश हो गए।
उनकी शादी को 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में लगभग हर रात कार्तिक समीरा के साथ लॉन्ग ड्राइव, चैटिंग या फिर घूमने फिरने में गुजार देता। वो समीरा को ये यकीन दिलाना चाहता था कि वो एक रात भी चांदनी के पास नहीं रुका ताकि समीरा बेफिक्र रहे। आज समीरा काफ़ी गुस्से में थी। आज मेरे मम्मी पापा ने एक बार फिर शादी की बात की है। वो चाहते हैं कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। आखिर तुम कब मुझसे शादी करोगे कार्तिक? वो गुस्से से कार्तिक को घूर रही थी। फिक्र मत करो, पहले मुझे डैड को मनाना होगा, कार्तिक ने उसे समझाना चाहा। वाह कार्तिक शाह, तुम जैसे नामर्द कुछ कर ही नहीं सकते। तुम बिल्कुल बुज़दिल हो। अगर तुम इतने ही बहादुर होते तो अपने बाप के सामने सीना तान कर कहते कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन नहीं, तुमने तो उस चांदनी से शादी कर ली। क्या पता अब तक उसके इश्क में घुटनों तक डूब भी चुके हो। अब जाओ, उसी के साथ रहो, मेरे पास आना मत। यहाँ रोज मेरे माँ बाप मुझ पर शादी का प्रेशर डाल रहे हैं और वहाँ तुम्हारे अपने बाप के साथ रिश्ते ठीक नहीं हो रहे। और वैसे भी तुम्हें क्या ज़रूरत है मुझसे शादी करने की? तुम्हारी सारी ज़रूरतें तो तुम्हारी बीवी पूरी करती होगी ना, है ना? यहाँ मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे साथ इतने वक्त से ख्वार हो रही हूँ। वो गुस्से से गरजती हुई उसकी गाड़ी का दरवाज़ा जोर से बंद करके अपने घर में दाखिल हो गई और कार्तिक के तन बदन में गुस्से की लहरें उतरती चली गईं। समीरा ने पहली बार उससे इस लहजे में बात की थी, उससे नामर्द कहा था। उसका गुस्सा आसमान छूने लगा था। वो आधी रात को कमरे में दाखिल हुआ। उसका दिल चाहा आज ही चांदनी की जान ले ले। रात के 12 बज रहे थे। कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए वो बेड की तरफ पलटा तो देखा कि वो बेड के एक साइड पर सिकुड़ी सिमटी डरी सहमी सी सो रही थी। आज कार्तिक अपने होश में नहीं था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था और ये सारा गुस्सा चांदनी पर ही उतरने वाला था। 2 पल के बाद वो बेड तक पहुंचा और एक झटके से चांदनी को कंधों से पकड़कर उसने उठा दिया। चांदनी खौफजदा सी उठकर बैठी। उसने जैसे ही नींद से गुलाबी आंखें खोली तो उसके सर पर ही कार्तिक खड़ा था और गुस्से से उसे घूर रहा था। चांदनी को आज पहली बार उसकी नज़रों से डर महसूस हुआ। तुम्हारी वजह से मेरी सारी ज़िंदगी तबाह हो गई। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो हर रोज़ कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। तुमने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी है। ना मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकता हूँ, ना अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है यहाँ मैं बेसुकून रहूँगा, तुम चैन की नींद सोओगी? आज के बाद तुम्हारी हर रात की नींद हराम करूँगा। उसने गुस्से में चांदनी का चेहरा दबोचते हुए चीखा। चांदनी अंदर तक डर से कांप उठी। वो कहाँ समझदार या अक्लमंद थी और ना ही वो पढ़ी लिखी थी जो उसके सामने डट जाती या बदतमीजी करती या उससे मुकाबला करती। आज तुम्हें बताऊंगा कि असली मर्द किसे कहते हैं। वो सारा गुस्सा जो वो समीरा पर निकालना चाहता था चांदनी पर उतारने वाला था। चांदनी ने डर के मारे इनकार में सिर हिलाने की कोशिश की। अपनी सारी वहशत उसके नाजुक होठों पर उतारने के बाद उसने चांदनी को बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर हावी हो गया। चांदनी ने उससे दूर होने की कोशिश की, लेकिन नाजुक सी जान कहाँ उस मजबूत मर्द की बाहों से खुद को दूर कर पाती। उसे पूरी तरह काबू में लेकर वो उस पर अपनी मिल्कियत जताकर बैठ गया था। ये वही इंसान था जिसने कहा था कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, और आज वही उससे रिश्ता साबित कर चुका था। हवेली में एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। जब उसकी आंख खुली तो उसने अविश्वास से अपने आसपास देखा कि वो बेड से उठा, एक नज़र चांदनी पर डाली जिसका चेहरा लाल हो रहा था। कार्तिक कई पल तक अविश्वास में अपने ही हाल को देखता रहा। वो गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि उसे एहसास ही ना हुआ। वो थोड़ा सा चांदनी के करीब गया, उसके माथे पर हाथ रखा और ये महसूस करके हैरान रह गया कि चांदनी बुरी तरह बुखार में तप रही थी। वो फौरन उस पर कंबल डालता हुआ वॉशरूम में जाकर बंद हो गया। आधे घंटे के बाद वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकला। वो कम से कम आज के बाद चांदनी का सामना करना नहीं चाहता था। किस कदर घमंड और अकड़ के साथ उसने कहा था कि वो चांदनी को देखना भी पसंद नहीं करता, और अब ये सब क्या हो गया था। वो हवेली से ही बाहर निकल गया। पीछे चांदनी बुखार में तपती रह गई। शायद उसे दोपहर करीब 12-1 बजे होश आया था। बुखार थोड़ा कम हुआ तो उसने हिम्मत जुटाई, फ्रेश हुई और कमरे से बाहर निकली। उसने किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं की थी, किसी से भी कार्तिक के रवैये का जिक्र नहीं किया था। वो बस खामोश हो गई थी। जब उसके भीतर हीन भावना बोई जाए, जब उसके भीतर अपने हक के लिए बोलने की हिम्मत ही ख़त्म कर दी जाए, तो फिर वो कैसे अपने हक के लिए आवाज़ उठाती। वो 2 दिन से हवेली नहीं आया था। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो चांदनी का सामना कर सके। उसकी आंखों के सामने बार बार चांदनी का बुखार से तपता चेहरा आ रहा था और वो बेहद बेचैन था
क्या करे क्या ना करे समझ नहीं आ रहा था। रंजीत जी के बार बार फ़ोन आ रहे थे कि हवेली आ जाओ, लेकिन वो नहीं जा रहा था। इस समय वो समीरा को शायद भूल ही गया था। समीरा ने भी उस दिन के बाद उससे कोई संपर्क नहीं किया। उसे उस वक्त समीरा से ज़्यादा चांदनी की फिक्र थी। न जाने कितने बार फ़ोन किए थे रंजीत जी ने, फिर वो फार्म हाउस पर ही आ गए। कार्तिक 2 दिन से वहीं रुका हुआ था। क्या हो गया है, तुम घर क्यों नहीं आ रहे? रंजीत जी ने नरम लहजे में पूछा, क्योंकि वे अब कार्तिक से गुस्से में बात करना नहीं चाहते थे। बस कुछ नहीं डैड, वो हवेली मुझे काट खाने को दौड़ती है, इसलिए कुछ समय के लिए मैं हवेली से दूर रहना चाहता हूँ। उसने बहुत मुश्किल से अपने लहजे को काबू करते हुए कहा था। अच्छा ठीक है, लेकिन एक काम करो, तुम यहाँ रहकर ज़मीनों के सारे मामले संभाल लो। वैसे भी मेरे बाद ये सारी हवेली तुम्हें ही संभालनी है। पूरा गांव तुम्हारी निगरानी में आएगा, इसीलिए बेहतर है कि अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो। पापा की बात पर कार्तिक को थोड़ा हौसला हुआ। उसे लगा यही सबसे अच्छा हल है। वो बिजी हो जाएगा तो उसका ध्यान हर बात से हट जाएगा। इस तरह वो एक जिम्मेदार इंसान बन गया। वो पूरा 1 महीना घर नहीं गया था, हवेली में कदम तक नहीं रखा। वो बस ज़मीनों के मामलों में उलझा रहा और कुछ समय के लिए अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर भी चला गया। पूरा महीना बीतने के बाद उसने हवेली में कदम रखा। जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुआ, उसके मम्मी पापा काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। वो उनके पास ही लॉन्ज में बैठ गया। क्या बात है, आप लोग काफ़ी खुश लग रहे हैं। वो खुद मुरझाया हुआ था। ये बात उसके माँ बाप ने आसानी से नोट कर ली। बस बेटा, बात ही इतनी खुशी की है कि हम दोनों बहुत खुश हैं। नीमा जी उसके पास आकर बैठ गई और उसका माथा चूमते हुए बोली, तो वो हैरान हुआ। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है? अब उसे भी जिज्ञासा हुई कि उसके माँ बाप किस बात पर इतने खुश हैं। बहुत बहुत बधाई हो, तुम बाप बनने वाले हो। माँ की बात पर कार्तिक साकित रह गया। कितने ही पल उसका दिमाग ये समझ नहीं पाया कि माँ क्या कह रही हैं। क्या कहा आपने? उसने उसे अविश्वास में पूछा। अरे क्या बताऊं, 2 दिन पहले ही चांदनी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने ही ये खुशखबरी सुनाई और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम्हारे डैड तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तुमने तो हम दोनों की दिली मुरादें पूरी कर दी। हम तो कब से चाहते थे कि अपने पोता पोती को अपनी आंखों से देख लें। नीमा जी अपनी ही रौ में बोले जा रही थी और कार्तिक के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। ये नहीं होना चाहिए था, वो धीमी आवाज़ में बड़बड़ाया। हमने तुम्हें इतने फ़ोन किए लेकिन तुम वहाँ इतने बिजी हो गए थे कि घर वालों की खबर ही नहीं ली। अब जाओ उसके पास। जानते हो ना, ऐसे वक्त में बीबी को सबसे ज़्यादा अपने पति की ज़रूरत होती है। उन्होंने उसे नरम लहजे में समझाया। कमरे में दाखिल हुआ तो चांदनी निढाल सी बेड से टेक लगा लेटी थी। आंखें बंद किए वो पूरी तरह कंबल में दुबकी हुई थी। उसने गुस्से में दरवाज़ा जोर से बंद किया तो चांदनी अचानक डर के मारे सहम गई। उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने ही कार्तिक खड़ा था। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे वजूद से अपनी औलाद को जन्म दूंगा? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। उसके पास पहुंचते ही वो जोर से गरजा और उसके ये शब्द चांदनी ने बंद आंखों के बावजूद साफ सुने, जैसे किसी ने उसके दिल को 2 धारी तलवार से काट दिया हो। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखों में पानी भर आया था। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन अपने होंठ सी गई। अगले ही पल उसने चांदनी का मुंह दबोच लिया। तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे इस बच्चे में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है और जितनी जल्दी हो सके इसे ख़त्म करवाओ। वो बेरहम बनकर जैसे अपना हुक्म सुना रहा था। चांदनी की आंखों से आंसू फिसलकर गालों पर बहने लगे। उसके भीतर कहीं बहुत गहरी चोट पड़ी थी और पहली बार कार्तिक ने उसकी आंखों में टूटे हुए मान की किरचियाँ देखीं। उसके हाथ एक पल के लिए ढीले पड़ गए। वो तुरंत चांदनी का चेहरा छोड़ गया। एक पल के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया था। उसने बहुत करीब से आज चांदनी का चेहरा देखा था। शायद जिंदगी में पहली बार उसने चांदनी को सच में देखा था। दिल के अंदर कहीं से आवाज़ आई कि ये तो समीरा से भी ज़्यादा खूबसूरत और मासूम है, लेकिन वो दिल की उस आवाज़ को दबाकर फिर से अपने सख्त खोल में लिपट गया। तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या? वो चेहरा मोड़ते हुए फिर बोला। उसके लहजे में गुस्सा था तो चांदनी ने अपने आंसू पोंछे और ख़ुद को कुछ कहने के लिए तैयार किया। आपकी औलाद है, आप चाहेंगे तो दुनिया में आ जाएगी, वरना बेझिझक मार दें, लेकिन मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है। जब आपका दिल चाहे इसे मारने के लिए तो आप मुझे भी साथ ले जाएं और कोशिश कीजिएगा कि हम दोनों को एक साथ ही मार दीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं आपकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी बातों में इतनी तकलीफ़ थी कि कार्तिक कई पल तक
अविश्वास में उसका चेहरा देखता रह गया। वो अब अपना चेहरा मोड़कर दाईं तरफ देख रही थी, कभी अपने हाथों को, कभी सामने लगी दीवार पर कार्तिक की तस्वीर को। उसे लगता था कि काश उसने शादी ही ना की होती। वो कहाँ जानती थी कि कार्तिक उससे इतनी नफरत करेगा। मर्द अगर औरत से नफरत कर ले तो भी उस औरत से अपना हक लेना कभी नहीं भूलता। अजीब बात है ना, नापसंद औरत से भी रिश्ता बना लेता है, लेकिन औरत जिससे एक बार नफरत कर ले फिर सारी उम्र उससे नफरत ही करती रहती है। पर वो चांदनी थी, उसने सारी जिंदगी कार्तिक को अहम माना था। अगर वो नहीं चाहता कि वो उसके आसपास रहे तो वो अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लेगी। नहीं जीना था उसे ऐसी ज़िंदगी। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया और चांदनी दोनों हाथ चेहरे पर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। कितनी बदकिस्मत लड़की थी वो। जब वो छोटी थी तभी उसके माँ बाप गुजर गए। जिस शख्स से उसने सारी ज़िंदगी पागलों की तरह इश्क किया वही उससे इतनी नफरत करता था, और अब जब वो माँ बनने वाली थी तो वो उसकी औलाद से भी नफरत करता था। वो ये बात क्यों भूल गया था कि ये बच्चा उसी का है। उसने एक बार फिर अपने घर आना जाना छोड़ दिया था। उसके माँ बाप उसके व्यवहार को नोट कर चुके थे। उसे बाप बनने की जरा भी खुशी नहीं हुई थी। एक दिन रंजीत जी ने उसे बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया तो वो कई हफ्तों बाद घर आया था। वो सीधा उनके कमरे में चला गया। रंजीत जी ने उसे सामने बैठने का इशारा किया। क्या चाहते हो तुम? क्यों पूरे घर को परेशान कर रखा है? आपने ही कहा था कि मेरी शादी उससे हो जाए तो मैंने कर ली, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को आगे नहीं निभाना चाहता। तो अब क्या चाहते हो? मैं समीरा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, कार्तिक ने मजबूत आवाज़ में कहा। तो उसके पापा ने गहरी सांस ली, जैसे अब उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ हो कि उन्हें जिद करके चांदनी को उसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना था। तो मैं उससे शादी करनी है तो जाओ कर लो, मैं नहीं रोकूंगा। कार्तिक ने हैरानी से अपने पापा को देखा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम चांदनी को छोड़ नहीं सकते। मुझे अपना वारिस उसी से चाहिए, अपनी ही खानदानी बहू से। वो दूसरी लड़की हमारे रीति रिवाजों को नहीं जानती। अगर तुम ये स्वीकार करते हो तो मुझे भी स्वीकार है। जाओ उससे शादी कर लो, लेकिन कोशिश करना कि चांदनी को और तकलीफ ना हो, खासकर इस हालत में बिल्कुल नहीं। रंजीत जी बहुत सादे शब्दों में बात कर रहे थे, लेकिन उनके लहजे से साफ लग रहा था कि कार्तिक के इस व्यवहार ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया है। और हाँ, घर आया जाया करो, वो पत्नी है तुम्हारी, थोड़ा सा समय उसे भी दो। वो तुम्हारी औलाद को इस दुनिया में लाने वाली है। जानते हो ना एक औरत किस तकलीफ से गुजरती है? उसके पापा ने दर्द से कहा, और एक पल के लिए कार्तिक को लगा कि वो ज़मीन के अंदर तक धंस गया है। वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। रात का अंधेरा हर तरफ फैल गया था। उसने बिना कोई शोर किए बहुत ही धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे कमरे से चांदनी की धीमी आवाज़ें सुनाई दी। वो हल्का सा हंस रही थी, शायद किसी से बात कर रही थी। और एक पल के लिए कार्तिक अविश्वास में रह गया कि वो किससे बातें कर रही है। उसे अचानक से गुस्सा आया और वो दरवाजे के बाहर ही रुक गया। ऐसी भी बात नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें नहीं पता ना? उसके लहजे में बच्चों जैसी खुशी थी। शायद वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। कार्तिक को ऐसा ही लगा। सामने से कुछ कहा गया था क्योंकि चांदनी चुप हो गई थी। बुरी बात, ऐसी बात नहीं करते मेरी जान। वो आपके पापा हैं और बहुत अच्छे हैं, फिक्र मत करो। वो आपकी मम्मा से प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, लेकिन जब आप इस दुनिया में आओगे तो मैं उन्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगी। वो जहाँ चाहें वहाँ शादी कर सकते हैं और मैं हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। लेकिन मैं कभी भी पापा को तुमसे दूर नहीं करूंगी। वो तुम्हारे पापा हैं, तुमने हमेशा उन्हें याद रखना है, उनसे मोहब्बत करनी है। तुम्हारी मम्मा बचपन से उनसे प्यार करती आई हैं, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार का नाम बलिदान है। तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मा को पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हें हमेशा अपने पापा से प्यार करना है। वो कमरे के सोफे पर बैठी अपने पेट पर हाथ रखते कार्तिक की तस्वीर को देखते हुए अपने बच्चे से बातें कर रही थी। और कार्तिक जो कमरे के बाहर खड़ा था वो पूरी तरह जम गया। उसे लगा शायद अब वो कभी अपने कदमों के सहारे खड़ा ना हो पाए। मेरा दिल चाहता है कि भगवान मुझे एक बेटी दे, लेकिन मैं जानती हूँ इस हवेली में बेटियों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैं भगवान से दुआ करूँगी कि वो तुम्हें बेटा बनाकर इस दुनिया में भेजे, ताकि तुम्हारी मम्मा सुकून से मर सकें, क्योंकि बेटे जल्दी संभल जाते हैं, लेकिन बेटियाँ सारी ज़िंदगी घुट घुट कर मरती रहती हैं। किसी ने कभी बेटियों से ये पूछने की कोशिश नहीं की कि उन्हें क्या चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी में क्या चाहती हैं।
इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे एक बेटा दे। लेकिन तुम बिल्कुल अपने दादाजी जैसा बनना। उन्हें औरतों की इज्जत करना आता है। भले उनके परिवार में औरतों को पढ़ाया ना गया हो, लेकिन उन्होंने फिर भी औरतों को वो इज्जत दी जो इस परिवार का कोई और मर्द दे न सका। तो मम्मा की बात समझ रहे हो ना? उसकी धीमी आवाज़ अब भी कमरे से आ रही थी और कार्तिक ने खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार पर हाथ रखा। वो जिस लड़की को बेवकूफ़, अनपढ़ और जाहिल समझ रहा था, उसकी बातें कार्तिक को एक ही पल में एहसास करा गई कि वो कोई कमज़ोर लड़की नहीं थी। वो जाहिल नहीं थी, वो समझदार थी। वो वैसी नहीं थी जैसी वो दिखती थी। उसका पहनावा गांव की सामान्य लड़कियों जैसा था, लेकिन उसके अंदर ज्ञान गहराई तक समाया हुआ था। कार्तिक की आंखों से आंसू निकलते हुए उसका चेहरा गीला करने लगे। वो बहुत मुश्किल से खुद को संभालता अपना चेहरा साफ करता है। फिर कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खोलकर कार्तिक अंदर झांकने लगा। चांदनी सोफे से उठते हुए बेड तक जा रही थी और साथ में हल्का सा मुस्कुरा भी रही थी। जिंदगी में पहली बार कार्तिक ने उसे यूं हंसते हुए देखा था और शायद इससे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा उसने कहीं नहीं देखा था। वो बहुत सुंदर थी। कार्तिक ने आज उसका चेहरा बहुत ध्यान से देखा। पहली बार उसने चांदनी पर प्यार भरी नज़र डाली थी, जो बेड पर आने की बजाय अब दीवार के पास जाकर खड़ी हुई। चलो पापा को गुड नाइट बोलो, वो कार्तिक की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए जरूर ये बात बच्चे से कह रही थी। और फिर वो बेड पर जाकर लेट गई। कार्तिक जहाँ था वहीं रह गया। कितने ही पल वो दरवाजे में ही खड़ा उसे देखता रहा। फिर बहुत मुश्किल से अपने वजूद को संभालता कमरे में दाखिल हुआ। वो बाईं ओर करवट लेकर गहरी नींद में चली गई थी। कार्तिक अपनी साइड पर जाकर बेड पर बैठ गया। फिर 2 मिनट के बाद उसने बहुत करीब से चांदनी के चेहरे को देखा। ये भी भूल गया कि उसकी ज़िंदगी में कभी समीरा भी थी। समीरा इतनी अच्छी नहीं थी। समीरा किस तरह तड़पते हुए कह रही थी, तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकती। प्यार, इश्क, ये सब बलिदान देने का नाम है। जो व्यक्ति बलिदान करने का हौसला न रखता हो तो फिर प्यार कैसे कर सकता है। कार्तिक का हाथ खुद ब खुद उठा। उसने चांदनी के बालों को धीरे से एक साइड पर किया। उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी, जैसे चमकता हुआ चांद। वो उसके पास ही बेड पर लेट गया। वो बिना पलकें झपकाए उसके चेहरे को देख रहा था और फिर लेटे लेटे कब सो गया उसे पता नहीं चला। अगली सुबह उसकी आंख अलार्म की आवाज़ से खुली। उसने अपनी आंखें खोलते हुए चांदनी को देखा, जो अब दाईं ओर करवट लेकर लेटी हुई थी और अपनी आंखें मसलती हुई उठने की कोशिश कर रही थी। 5 मिनट के बाद वो उठी। उसने एक नज़र वॉल क्लॉक की ओर डाली, जहाँ सुबह के 6 बज रहे थे। वो धीरे से बेड से उठी और फिर वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली और कार्तिक को देखा। आज वो कई हफ्तों के बाद घर वापस आया था। चांदनी बेड तक आई और बेअसर नज़र कार्तिक पर डाली। उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल और इच्छाएं थीं, लेकिन उसने अपने सारे सवाल और इच्छाएं दबा ली। अपना दुपट्टा बेड से उठाकर गले में डाला और फिर कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलने के बाद कार्तिक ने आंखें खोलीं और दरवाजे की ओर देखा, जहाँ से वो गायब हुई थी। फिर कितने ही पल वो बस उस खाली बंद दरवाजे को देखता रह गया, जहाँ कुछ समय पहले वो खड़ी थी। उस दिन के बाद से वो हवेली में ही रहा और हवेली से कहीं नहीं गया। वो सारा दिन ज़मीनों के कामकाज और पापा के साथ गांव के मामलों में व्यस्त रहता। इस दौरान समीरा से उसका संपर्क बिल्कुल बंद हो गया था। पूरे 5 महीनों के बाद समीरा ने उसे फ़ोन किया और अपने पास बुलाया। वो बहुत रो रही थी। कार्तिक, तुम कहाँ चले गए थे? इतने महीनों से न मुझसे कोई बात की, न मुझसे संपर्क किया। तुम मुझे भूल गए हो, वो रोते हुए कह रही थी। और कार्तिक उसके सामने बेअसर लहजे के साथ बैठा था। तुम अपनी मर्जी से मुझसे नाराज़ हुई थी, तो मैं क्या करता समीरा? कार्तिक ने सामान्य लहजे में कहा। समीरा ने अविश्वास से उसे देखा। ये वही कार्तिक था जो उसकी नाराज़गी सहन नहीं कर पाता था और आज इतनी आसानी से कह रहा था कि तुम खुद नाराज़ होकर चली गई थी। तुम्हें पता है मैं कितनी भावुक हूँ, जल्दी नाराज़ हो जाती हूँ, लेकिन जल्दी मान भी जाती हूँ। तुम्हें चाहिए था कि मुझे मना लेते, लेकिन तुम तो गायब हो गए। तुम्हारा नंबर भी नहीं लग रहा था। जानते हो कितने महीने तुम्हारे बिना मैं रही हूँ? वो लगातार अपना चेहरा टिश्यू से पोंछ रही थी और कार्तिक सोच रहा था कि अब उसे क्या कहे। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं कब से बोल रही हूँ। वो जैसे चौंका था। समीरा, मैं बाप बनने वाला हूँ, उसने सिर्फ एक वाक्य कहा और समीरा के सिर पर जैसे आकाश फट पड़ा। वो बेहद अविश्वास से अपने सामने बैठे कार्तिक को देखने लगी। ये क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि
समीरा का दिल चाहा कि वो सारी दुनिया को तहस नहस कर दे। पापा शादी के लिए बात कर रहे थे, लेकिन उनकी एक ही शर्त थी कि मैं उन्हें वारिस खानदानी बहू से दूंगा। और तुम? उसकी अगली बात पर समीरा की तनी हुई नसें एकदम से ढीली हो गईं। अच्छा, फिर तो बिल्कुल ठीक है। मुझे भी कहाँ शौक है बच्चों के चक्करों में पड़ने का। तुम्हें क्या पता कि इसमें तकलीफ कितनी होती है, ऊपर से सारा फिगर खराब हो जाता है। बस फिर ठीक है, अगर वो लड़की तुम्हें वारिस दे रही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ, बच्चा पैदा होने के बाद तुम मुझसे ये बच्चा ले लोगे और हम दोनों से पाल लेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ। उसने कार्तिक के हाथ पर हल्का सा दबाव दिया था। थोड़ी देर बाद वो घर वापस आ गया तो चांदनी कमरे में चक्कर लगाती हुई कुछ असहज थी। उसकी तबीयत आज सुबह से ही अजीब थी और वो जानती थी इस हालत में ऐसा होता रहता है। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, चांदनी के बढ़ते कदम थम गए। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। 10 मिनट के बाद वो कमरे में आई और खाने की ट्रे कार्तिक की साइड टेबल पर रखी। अब खाना खा लें, उसने धीमी आवाज़ में कहा। ये रोज़ का रूटीन बनता जा रहा था। जब भी वो बाहर से आता, वो उसके लिए खाना और चाय लेकर आती थी। कार्तिक ने बिना कुछ कहे ट्रे पकड़कर अपने सामने रख ली तो वो भी बिना कुछ कहे जाकर बेड की दूसरी साइड पर लेट गई। लेकिन वो करवटें बदल रही थी, इसी वजह से उसे भी सुकून नहीं मिल रहा था। कार्तिक कितनी ही देर तक उसकी ये हालत देखता रहा। उसके दिल ने एक बार चाहा कि उससे पूछ ले आखिर बात क्या है, लेकिन फिर अपना रवैया याद आते वो चुप रह गया। और कुछ समीरा की बातें थीं जो कानों में गूंज रही थीं। समय का काम था गुजरना और समय गुजर रहा था। एक दिन समीरा ने उससे अजीब सी फरमाइश कर दी। तुम एक काम क्यों नहीं करते? क्या काम? कार्तिक ने हैरत से पूछा। चांदनी को मुझसे मिलवाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। उसकी बात पर वो काफ़ी हैरान हुआ। तुम मुझसे मिलकर क्या करोगी? कार्तिक ने अविश्वास से पूछा। बस कुछ नहीं, उसे देखना चाहती हूँ और ये यकीन करना चाहती हूँ कि वो कैसी है। उससे ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं बच्चे को बहुत अच्छे ढंग से पाल सकती हूँ। तुम समझ रहे हो ना? कार्तिक ने सिर हिलाया। उस दिन जब वो हवेली लौटा तो उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो चांदनी सोफे पर बैठी हुई थी। वो उसके पास आया। कल हमें कहीं जाना है, तुम ये ड्रेस पहन लेना। उसने वो ड्रेस चांदनी के हाथ में थमा दी। उसका 8वां महीना चल रहा था। चांदनी ने बिना कुछ कहे वो ड्रेस पकड़ लिया। टाइम बता दें? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। कल शाम 6 बजे, और हाँ, अच्छे से तैयार हो जाना। वो जैसे फरमाइश कर गया और चांदनी हैरानी में पड़ गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो उसी खूबसूरत मैरून रंग की फ्रॉक में थी जो वो उसके लिए लाया था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। घुटनों तक छूती फ्रॉक शायद चांदनी के हिसाब से लाया था, क्योंकि वो पूरी तरह आस्तीनों वाली थी। गला भी सामान्य था, बहुत बड़ा नहीं था। दुपट्टा भी अच्छा था। उसने हल्का सा मेकअप किया। वो इतनी हसीन लग रही थी कि कार्तिक कितने ही पल उसे देखता रहा। सिर पर दुपट्टा लिए उसने कंधों के चारों ओर चादर ओढ़कर अपना वजूद उसमें छिपाया। जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। उसे समझाते हुए वो घर से बाहर निकल गया तो वो भी सावधानी से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे जाने लगी। दिल से एक आह निकली थी कि कुछ मर्द अपनी बीवी के लिए इतने पजेसिव हो जाते हैं कि अपनी पत्नियों को सीढ़ियाँ उतरने भी नहीं देते। लेकिन खैर, वो क्या कर सकती थी? वो शादी के बाद पहली बार उसे कहीं बाहर ले जा रहा था, इसलिए वो भी खुशी खुशी चल पड़ी। वो गाड़ी में आकर बैठी तो उसने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। अगले आधे घंटे के बाद गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। वो गाड़ी से बाहर निकला तो चांदनी ने भी दरवाज़ा खोला, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो घूमकर उसकी साइड पर आ चुका था और अपना हाथ चांदनी के सामने बढ़ा दिया। चांदनी के होंठों को एक सुकून भरी मुस्कान ने छुआ। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ कार्तिक के हाथ पर रख दिया। वो उसके साथ सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। सामने ही एक टेबल पर समीरा बैठी थी और उनका इंतजार कर रही थी। वे दोनों समीरा के पास पहुंचे तो समीरा उठकर खड़ी हुई। हाय, आई एम समीरा, मैं कार्तिक की बेस्ट फ्रेंड हूँ। और चांदनी को एक पल लगा था समझने में कि ये वही लड़की थी जिससे कार्तिक प्यार करता था। उसने धीरे से सिर हिलाया और समीरा के हाथ के साथ अपना हाथ हल्का सा टच किया। बैठो। कार्तिक ने कुर्सी खींचते हुए उसे बैठने का इशारा किया। वो बिना कुछ कहे बैठ गई। वो हैरान थी कि इस मुलाकात की वजह क्या थी, और समीरा तो बस टकटकी लगाकर चांदनी की खूबसूरती देखती जा रही थी। इस लड़की पर तो कोई भी दीवाना हो सकता था। समीरा को न जाने क्यों इतनी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो सच में समीरा से बहुत अधिक खूबसूरत थी। देखो चांदनी, तुम अच्छे से जानती हो कि कार्तिक तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सिर्फ उसके पापा ने अपनी मर्जी से शादी करवाई थी।
वो ये शादी नहीं करना चाहता था। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, अभी तुम्हारी ज़्यादा उम्र नहीं है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। फिक्र मत करो, बच्चे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तुम बच्चे को मेरे हवाले करके बेफिक्र हो जाओ, मैं बच्चे को पाल लूँगी। तुम चाहो तो तलाक के बाद दूसरी शादी भी कर सकती हो, कार्तिक तुम्हें आज़ाद कर देगा। वो इतनी आसानी से इतने सख्त शब्द कह रही थी कि चांदनी की मुस्कान गायब हो गई। उसके अंदर जैसे किसी ने केवल दर्द उतार दिया हो। इससे ज़्यादा वो यहाँ बैठ ना सकती थी। वो 2 मिनट बाद ही उठकर खड़ी हुई। कार्तिक ने उसे उलझी हुई नज़रों से देखा। यहाँ के शोर शराबे से सर में दर्द हो रहा है, मैं गाड़ी में जाकर बैठती हूँ। आप लोग बातें करें, उसके बाद आ जाना, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। बिना कार्तिक की कोई बात सुने वो वहाँ से निकल गई। आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। समीरा की बातें किसी हथौड़े की तरह दिमाग में बज रही थीं। इससे पहले वो रेस्टोरेंट के दरवाजे से सीढ़ियों के बीच का फासला तय करती, उसे एक जोरदार चक्कर आया और फिर वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। ये लगभग 8 सीढ़ियाँ थीं क्योंकि रेस्टोरेंट थोड़ी ऊंचाई पर था। एकदम उसकी चीखें निकल गईं और सब लोग उठकर बाहर भागे। कार्तिक सबसे पहले बाहर निकला। वो जमीन पर गिर चुकी थी। एक हाथ पेट पर था और दूसरा हाथ सिर पर। सिर से खून का फव्वारा निकल रहा था और कार्तिक को जैसे सांस लेने में घुटन होने लगी। वो तुरंत उसके पास भागा। चांदनी, आंखें खोलो। वो बेहद घबरा गया था कि समीरा भी उसके पीछे पहुंच गई। इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। समीरा ने उसका कंधा हिलाया तो वो होश में आया और तुरंत चांदनी को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी तक लाया। समीरा चांदनी के साथ पीछे बैठ गई और उसका सिर सीट की पीठ से लगा गया। कार्तिक ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और अगले आधे घंटे से पहले चांदनी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। बाहर वो बेचैनी से चक्कर काटते हुए इंतजार की सूली पर टंगा हुआ था। एक साइड पर ही समीरा बैठी हुई थी। कुछ देर के बाद दरवाजे खुले और डॉक्टर बाहर निकली। डॉक्टर काफ़ी गंभीर थी। देखिए मिस्टर कार्तिक, आपकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है। बच्चा या माँ, दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं, तो आप जल्दी से फैसला करें और ये बताएं कि आप किसे बचाना चाहते हैं। डॉक्टर की बात जैसे पिघलते हुए शीशे की तरह कार्तिक के कानों में पड़ी। उसके पास से ये एक सुनहरा मौका था, चांदनी से हमेशा के लिए अपनी जान बचाने का और समीरा से शादी कर लेने का। लेकिन नहीं, वो इतना जालिम और शफाक नहीं हो सकता था। वो कितने ही पल सोचता रहा कि किसे बचाए। दोनों उसके लिए अब खास बन गए थे। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, समीरा बोल पड़ी, आप बच्चे को बचाएं, हमारे लिए बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है। समीरा की स्वार्थी बातें देखकर कार्तिक के दिल में किसी ने कोई कांच का टुकड़ा चुभा दिया। उसने फटी फटी निगाहों से समीरा को देखा, लेकिन डॉक्टर केवल कार्तिक को देख रही थी। लास्ट डिसीजन सिर्फ आपका होगा मिस्टर कार्तिक, क्योंकि वो आपकी पत्नी है। डॉक्टर ने गंभीरता से एक बार फिर कार्तिक को सोचने का मौका दिया। कार्तिक कुछ पल सोचता रहा। आंखों के सामने हर एक दृश्य घूम रहा था जब उसने चांदनी को तकलीफ देने की हर संभव कोशिश की थी। और फिर धीरे से उसके होंठ फड़फड़ाए। आप मेरी पत्नी को बचाएं, उसका जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। वो जैसे सारे फैसले कर चुका था। डॉक्टर सिर हिलाते हुए वापस आईसीयू में चली गई, लेकिन समीरा वो पत्थर की मूर्ति बनी रह गई। बहुत देर के बाद उसने अपने शरीर को हिलाया और बेइंतहा बेचैनी से कार्तिक को देखा। ये तुमने क्या कर दिया कार्तिक? हम यही तो चाहते थे ना कि वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाए। इतना अच्छा मौका था उससे जान छुड़वाने का, और तुमने ये क्या कर दिया? हमारे लिए बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है। वो गुस्सा जब्त करते हुए ऊंची आवाज़ में बोल रही थी कि कार्तिक ने लाल आंखों से उसे घूरा। बस समीरा, तुम इंसान हो या कोई दरिंदा, एक ही बात बार बार कि बच्चा बच्चा कर रही हो। वो माँ है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चे को कौन संभालेगा? कार्तिक की बात सुनते ही समीरा सकते में आ गई। उसे लगा जैसे वो सारी जिंदगी एक सैराब के पीछे भागती आई है। कार्तिक तो उसका कभी था ही नहीं। मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ कि उसकी जान ले लूँ या उसकी चिता पर अपनी खुशियों का महल बनाऊँ। मैं उसे नहीं मार सकता, मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता। वो बेबसी से कहते हुए वहीं बेंच पर बैठ गया और समीरा एकदम सुन्न हो गई। लेकिन कार्तिक, तुम मुझसे प्यार करते हो। उसने कार्तिक को यकीन दिलाने की कोशिश की तो कार्तिक ने सर ना में हिला दिया। नहीं समीरा, वो प्यार नहीं था, वो दिल लगी थी। वो एक नेचुरल लगाव था जो हर लड़के लड़की को एक दूसरे के लिए होता है, लेकिन वो प्यार नहीं था। तुम नहीं जानती कि प्यार क्या होता है। हाँ, शायद एक पल के लिए तुम कह सकती हो कि मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन जानती हो इश्क कैसा होता है? इश्क में इंसान खुद भी जलता है और अपने प्रिय को भी तकलीफ देता है।
इश्क में इंसान खुद को बलिदान कर देता है। इश्क में इंसान बलिदान मांगता है। इश्क बलिदान देने का नाम है। और समीरा, तुमने कभी इश्क नहीं किया, इश्क तो चांदनी ने किया है। वो इश्क में सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार थी, खुद को, अपने बच्चे को, यहाँ तक कि मुझे भी। लेकिन तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम मुझसे बाप बनने का हक छीनने वाली थी। क्या कहा था तुमने कि जब एक औरत माँ बनती है उसे बहुत अधिक तकलीफ होती है और उसका फिगर ख़राब हो जाता है, और तुम उस तकलीफ से गुजरना नहीं चाहती थी। तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं चांदनी को उस तकलीफ से गुजरने दूंगा? तुमने ये कैसे सोच लिया कि वो तकलीफ से तड़पती हुई मेरी संतान को इस दुनिया में लाएगी और मैं उसे मरने दूंगा? तुम अपने ही बच्चे की माँ बनना नहीं चाहती, तो फिर कैसे तुम मेरे बच्चे की माँ बन पाओगी? भगवान के लिए चली जाओ, मैं जान गया हूँ कि तुम्हारा और मेरा कोई भविष्य नहीं। उसने बाकायदा समीरा के सामने हाथ जोड़ दिए और समीरा जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। उसने बेचैनी से फटी फटी निगाहों से कार्तिक को देखा, जो उससे मुंह मोड़ गया था। समीरा तन्हा रह गई। वो वास्तव में एक सहराव के पीछे भाग रही थी। शायद उसकी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं था। वो कार्तिक की बातों को और सह नहीं कर पा रही थी, इसलिए पलटी और अस्पताल से बाहर निकल गई। 2 घंटे गुजर गए जब दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकली। बधाई हो मिस्टर कार्तिक, आपकी पत्नी और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हैं। शायद ही आपके सच्चे दिल की प्रार्थनाओं का असर था कि भगवान ने आपके दोनों की ज़िंदगी एक साथ दे दी। और कार्तिक के अंग अंग में सुकून उतर गया। उसकी नीयत साफ थी, इसीलिए उसे दोनों एक साथ मिल गए। बधाई हो, आपके यहाँ बेटी हुई है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए गुलाबी कंबल में लिपटी उस नन्ही सी बच्ची को कार्तिक की ओर बढ़ाया। कार्तिक ने कांपते हाथों से उसे पकड़ लिया और फिर बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर के बाद वो कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आया। सामने ही चांदनी का कमज़ोर शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वो उसके पास जाकर बैठ गया। कार्तिक ने झुककर उसके माथे पर होंठ रखे। जिंदगी में पहली बार उसने प्यार से चांदनी को छुआ था कि चांदनी ने अपनी आंखें खोली और बेचैनी से कार्तिक को देखा। बेटी है या बेटा? उसने पहला सवाल पूछा। कार्तिक मुस्कुराया। बेटी है, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। उसकी बात सुनते ही चांदनी के चेहरे पर दुखी मुस्कान उभर आई। आप इसे समीरा को दे दें। उसने कितनी मजबूरी से कहा था कि कार्तिक उसे देखता रह गया। उसने नाम में सिर हिलाया। समीरा उसकी माँ नहीं, तुम उसकी माँ हो। समीरा ने नहीं, तुमने तकलीफ सहते हुए इसे जन्म दिया है। ये कोई खिलौना नहीं कि समीरा के हवाले कर दूं। ये तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है और ये तुम्हारे पास रहेगी। समीरा हमारी ज़िंदगी में अब कभी नहीं आएगी, वो जा चुकी है। मुझे एहसास हो गया है कि मैं एक बेटी से उसकी माँ को और एक माँ से उसकी बेटी को छीनने वाला था। मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं किसी समीरा को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। मुझे अपनी हर एक गलती की गहराई से समझ आ गई है और मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी एक अच्छी ज़िंदगी बिताए। हमारी बेटी वैसी ज़िंदगी ना बिताए जैसी तुमने बिताई है। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मुझे माफ़ करोगी? और चांदनी के सीने में जैसे अंदर तक ठंडक उतर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सब्र का फल इतना मीठा होता है। हाँ, वो कार्तिक को एक मौका दे सकती थी और आंखों के इशारे से मुस्कुराते हुए उसे माफ़ कर दिया। उसने सिर हिलाया और अपने हाथ फैला दिए। वो अपनी बेटी को देखने के लिए उत्साहित थी। तो कार्तिक ने बिना कुछ कहे अपनी इस प्यारी सी बेटी को चांदनी के पास बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने बारी बारी दोनों के सिर एक बार फिर चूमे और चांदनी के अंदर तक सुकून उतर गया। मुझे एहसास हो गया है चांदनी कि तुम मुझसे इश्क करती हो और मुझे भी तुमसे इश्क हो गया है। तुमने मुझे सिखा दिया कि इश्क सिर्फ बाहरी चीज़ों से नहीं होता, इश्क इंसान की आत्मा से किया जाता है, जो मैंने तुमसे किया है। और चांदनी भीगी आंखों से उसे देखती रह गई, जो एक बार फिर उसका माथा चूम चुका था। बहुत शुक्रिया मुझे इतना अनमोल तोहफा देने के लिए। बेटी हर तोहफे से सबसे बेहतरीन तोहफा है। वो धीरे से मुस्कुराया। चांदनी को अपने आसपास फूल खिलते हुए महसूस हो रहे थे। कोई शक नहीं था कि सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में।